बच्चों, आज तक हम बहुव्रीहि समास का स्वरूप सीख रहे थे। यानी द्वितीय तत्पुरुष समास कैसे होता है, कैसे पदों से मिलता है, उसका लक्षण क्या है, उसमें कौन सा पद महत्वपूर्ण रहता है। इन सभी बातों की चर्चा हमने इससे पिछले वाले जो हमारे भाग है, पाठ है, उनमें की है। आज के इस पाठ में हम द्वितीय तत्पुरुष नहीं, माफ कीजिए, द्वितीय तत्पुरुष नहीं, द्वितीय बहुव्रीहि समास पर विचार करेंगे। अब द्वितीय बहुव्रीहि समास क्या है और ये द्वितीय तत्पुरुष समास से अलग कैसे है, इन बातों पर हम सर्वप्रथम चर्चा करेंगे और द्वितीय बहुव्रीहि समास हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, जब हम द्वितीय तत्पुरुष समास की बात करते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण देखा था, एक सूत्र हमने पढ़ा था, श्रितातीत पतित गतात्यस्त प्राप्तापन्नैः। यानी ऐसा समास जिसके उत्तर पद में, देखिए आप लोगों को पता होगा कि समास में दो पद होते हैं। एक होता है पूर्व पद। पूर्व पद यानी कौन सा शब्द, तो इसको प्रीसीडिंग वर्ड कहते हैं हम, यानी पहला वाला शब्द। और उसके बाद होता है उत्तर पद। तो यदि आप लोगों के उत्तर पद में, ये वाले पद में अगर श्रित अतीत, हाँ, श्रित अतीत पतित गत प्राप्त और आपन्न, ये शब्द यदि आपको उत्तर पद में दिखे तो वो हमारा समास द्वितीय तत्पुरुष समास है। कौन सा समास, द्वितीय तत्पुरुष समास। देखिए तत्पुरुष, लेकिन हम तत्पुरुष समास की नहीं, हम बहुव्रीहि समास की बात कर रहे हैं। तो बहुव्रीहि समास में ये सारी की सारी बात उल्टी है। अब उल्टी कैसी है कि हमारा पूर्व पद और उत्तर पद, इसके यदि आपको पूर्व पद में ये शब्द दिखाई पड़े, कौन से, जिनकी हमने अभी बात की, श्रित अतीत पतित गत अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, तो ये समास द्वितीय बहुव्रीहि समास हो सकता है। यानी संभावना यह है कि ये समास द्वितीय बहुव्रीहि हो जाए। अब द्वितीय बहुव्रीहि से मेरा मतलब क्या है, तो इस बात को समझिए। हम उदाहरणों से समझते हैं। जैसे कि एक द्वितीय बहु तत्पुरुष समास का उदाहरण देखिए। द्वितीय तत्पुरुष समास कौन सा समास है, आपको याद हो तो बताओ, नहीं तो मैं बता रहा हूं। देखो बच्चों, ग्रामगतम, गतम से अलग शब्द में इस्तेमाल करूंगा, ग्रामगतः यात्रिकः। अब यहां पर यात्रिकः इस शब्द का मतलब होता है यात्रा करने वाला, जो मार्ग अब एक गांव से दूसरे गांव की तरफ जाता है। अब इसके लिए विशेषण कौन सा है, तो ग्रामगतः। ग्रामगतः यात्रिक है, लेकिन कैसा यात्रिक है, तो गांव गया है, यानी गांव को गया है। अब यहाँ पर देखिए उत्तर पद में हमारा गत शब्द है, ये देखिए ये समास है, समास का ये पूर्व पद, ये दूसरा उत्तर पद है। तो उत्तर पद में आपको गत शब्द दिख रहा है, तो इसका मतलब यह है कि ये तो द्वितीय तत्पुरुष समास है। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राम यानी पूर्व पद जो है, प्रीसीडिंग वर्ड, इसको द्वितीय विभक्ति लगनी है। यानी जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये विग्रह कैसा होता है, ग्रामम गतः यात्रिकः। ग्रामम गतः यात्रिकः, यानी गांव को गया हुआ यात्रिक, यानी द ट्रेवलर हु इज गॉन टू द विलेज। ग्रामम गतः, गॉन टू द विलेज, ये है हमारा द्वितीय तत्पुरुष समास।
अब इसके विपरीत बहुव्रीहि कैसा है, द्वितीय बहुव्रीहि? तो ये जो यहाँ पर गत शब्द आपको दिख रहा है, ये शब्द पूर्व पद में आ जाता है। कैसे, मैं उदाहरण से समझाता हूं। अब हम गांव को डिफाइन करेंगे इसमें। बच्चों, ग्राम, गांव, कैसा गांव? तो गया है यात्रिक जिसको वह गांव, यानी गतयात्रिकः, गतयात्रिकः ग्रामः। यानी अब देखिए, यह जो हमारा गत शब्द है ये पूर्व पद में आ गया है, तो ये बहुव्रीहि हो गया। और कैसा, कौन सा बहुव्रीहि? तो द्वितीय बहुव्रीहि हो गया। इसका विग्रह कैसे होगा? अब द्वितीय विभक्ति हमें इन दोनों को नहीं लगानी है यहाँ पर, तो बीच में जो यत् शब्द लगता है ना उसको, देखिए यहाँ पर ही लिखा है आप लोगों के लिए कि समास विग्रह में यत् शब्द को द्वितीया। तो ये जो गत है, ये गत शब्द विशेषण है यात्रिक का। तो यहाँ पर हमारे पास यात्रिक, ये शब्द किस लिंग वचन विभक्ति का है? पुल्लिंग का है, तो गत भी पुल्लिंग में आएगा। और हमें जो द्वितीय विभक्ति लगानी है वो यत् शब्द को लगानी है। आगे यत् और तत् होते हैं ना, उनको। तो तत् तो हमारा ग्राम के हिसाब से चलेगा, ग्राम पुल्लिंग है, तो यहाँ पर बनेगा सह ग्रामः। अब इस ये वाला जो यत् शब्द है इसको द्वितीय लगानी है। अब यहाँ ग्राम शब्द पुल्लिंग है तो यत् शब्द पुल्लिंग में गया, लेकिन इसकी विभक्ति द्वितीय यानी यम। तो पूरा कुल मिलाकर देखा जाए तो गतः यात्रिकः यम सह ग्रामः, यानी गया है यात्रिक जिसको वह गांव। गांव तो हमें पता है, लेकिन कौन सा गांव? तो जहां यात्रिक जा चुका है वह गांव। तो ये एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, ये मैंने आप लोगों को समझाया। हम इसको और विस्तार से समझेंगे, मैं आप लोगों को अगली स्लाइड में लेकर जा रहा हूं। तो यहाँ लक्षण लिखा है द्वितीय बहुव्रीहि समास का, लेकिन यही लक्षण आप लोगों को द्वितीय तत्पुरुष समास का भी मिलेगा, लेकिन फर्क आपको बस सिर्फ यहां देखने को मिलेगा। ये जो 7 शब्द हमने यहाँ पर गिनाए हैं, श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, ये तत्पुरुष समास के संदर्भ में वे सभी उत्तर पद में होते हैं, और हमारे इस बहुव्रीहि समास के संदर्भ में ये पूर्व पद में होते हैं। यही अंतर है। उदाहरण देखिए, अब इससे पहले हमने एक उदाहरण देखा है, एक और उदाहरण देख लीजिए। प्राप्तोदकः ग्रामः, तो गांव है, लेकिन कैसा गांव है? तो प्राप्तोदक। अब यहाँ पर उदक शब्द का मतलब पानी होता है बच्चों, जल, वाटर। और प्राप्तम उदकम, यानी प्राप्त हुआ है पानी जिसको, टू विच, टू यानी टू विच, यम यानी टू विच, और सह यानी दैट, और ग्राम यानी गांव, विलेज। अब इसको मैं आप लोगों को संदर्भ दिखाता हूं। अब मान लीजिए ये गांव है, और गांव के पास कोई भी पानी का सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर एक नदी बह रही है, तो उस गांव के जो सरपंच साहब है, वहां के आमदार है, वहां के जो नेतागण है, उन्होंने क्या किया, ये जो नदी है, नदी पर एक धरण, एक बांध का निर्माण कर दिया, जिससे क्या हो गया कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा तालाब बन गया डैम बनाने की वजह से। हाँ, अब यहाँ पर है ये पानी, और फिर उन्होंने एक पाइपलाइन बनाई, और इस पाइपलाइन के जरिए इस गांव तक उन्होंने पानी पहुंचाया। अब ये गांव, अब इस गांव को तुम कैसे विशेषण दोगे कि गांव कैसा गांव? तो प्राप्तोदक गांव, यानी प्राप्त जल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये लघु सिद्धांत कौमुदी इस ग्रंथ का एक ऑथेंटिक एग्जाम्पल, इसलिए मैंने ये लिया। तो प्राप्तोदक गांव यानी प्राप्त हुआ है पानी जिसको वह गांव, प्राप्तोदक गांव। ये एक उदाहरण है। अब इस उदाहरण को समझने में हो सकता है आपको कुछ दिक्कत हो, तो हम अभी
एक अभ्यास के रूप में कुछ और अन्य उदाहरण देखेंगे, और ये अभ्यास करते करते आप लोगों को बहुत अच्छे से कल्पना आ जाएंगी हमारे इस द्वितीया बहुव्रीहि समास की। चलिए, प्रश्न है आप लोगों के लिए, समास विग्रह करना है, एक एक करके हम विग्रह करेंगे। तो पहला प्राप्तोदक ग्रामः, ये तो हम कर ही चुके हैं। दूसरा देखिए, प्राप्तानंदः बालकः। अब भूमि, प्राप्तानंदः बालकः, इसका विग्रह करके दिखाओ। सर मैं थोड़ी देर बाद करूँ, थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, यशिका। ठीक है भूमि, तुम ही जवाब दोगे इसका, बस मेरे सवालों का जवाब दो। प्राप्तानंद, ये हमारा उदाहरण है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद कौन कौन से, ये पहले तुम मुझे बताओ। प्राप्त और आनंदम। हाँ, प्राप्त और आनंद, ये दो हमारे पूर्व पद और उत्तर पद है। अब इसके बाद हम यत शब्द लगाएंगे और उसके बाद हम लगाते हैं तत् शब्द। ठीक है, अब पहली बात मुझे बताओ कि ये आनंद, ये शब्द, इसका खुद का अपना लिंग कौन सा है, मुझे बताओ। पुल्लिंग। पुल्लिंग है, ये शब्द ओरिजिनली पुल्लिंग का है, तो इसको हमने पुल्लिंग में लिख दिया है। अब ये जो हमारा प्राप्त शब्द है, ये इसी का विशेषण है, तो दोनों का लिंगवचन विभक्ति समान रहेंगी। तो प्राप्त को किस रूप में लिखोगे भूमि, बताओ। पुल्लिंग प्राप्त। हाँ, तो अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है प्राप्त आनंद। ठीक, अब अब बचे सिर्फ दो शब्द, कौन कौन से, यत और तत्। तो अब मुझे बताओ कि ये जो तत् शब्द है, ये किसके अनुरूप चलता है। बालक के। हाँ, तो बालक शब्द का लिंग वचन विभक्ति क्या है यहाँ पर, पुल्लिंग एक वचन। पुल्लिंग एक वचन है, तो तत् का क्या रूप आएगा, सह। सह, बिल्कुल सही, सह। यानी मैं इसको इस तरह से लिखूंगा, प्राप्त आनंद। अब ये जो यत शब्द है, यत शब्द के लिए विभक्ति हमें तय करनी है, तो कैसे तय करेंगे। अभी हमने नियम देखा, क्या नियम देखा हमने, ये वाला नियम देखा कि शीत अतित पतित गत्य अत्यस्त प्राप्त और आपन्न, इनमें से कोई एक शब्द यदि पूर्व पद में हो तो हमारा समास कि यत शब्द को द्वितीय विभक्ति हो सकती है। अब यहां जैसे कि तुम देख सकती हो, हमारा शब्द है प्राप्त, ये तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, तो इस वाले यत शब्द को कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय। द्वितीय विभक्ति होगी। कितना सरल बात है। तो अब यत यम। शब्द की द्वितीय लगाओ, यम। यम। अब मुझे एक बात बताओ भूमि, तुमने पहले क्या क्या जवाब दिया मुझे कि मुझे बहुत सारा कंफ्यूजन है, लेकिन अब मुझे बताओ, ये यहाँ जो उत्तर दिख रहा है, प्राप्त आनंद यम सह, क्या ये उत्तर मैंने बनाया कि तुमने बनाया, मैंने। तुम्ही ने बनाया। तो तुम्हें समझा कि नहीं समझा, हाँ सर। समझा। ठीक है, चलो। यशिका, आश्रित भिक्षुकम मंदिरम, एक ऐसा मंदिर, अब इसको संदर्भ को हमें समझना है। जैसे कि आप कभी भी किसी मंदिर जाते हैं, मान लो कि यह मंदिर है, मंदिर में भगवान की मूर्ति है, और मंदिर के आसपास आप लोगों को, एक मिनट बच्चों,
हाँ चलो माफ करना। तो ये मंदिर है और मंदिर के आसपास आप लोगों को बहुत सारे भिखारी बैठे हुए मिलते हैं। भगवान के नाम से 1 रुपया दे दो बाबा, ऐसे करते हुए आप लोगों को बहुत सारे भिखारी मिलते हैं। तो ये संदर्भ है। तो इस संदर्भ में आश्रित भिक्षु का मंदिरम, इसका हमें समास विग्रह करना है। ये बहुव्रीहि समास है। तो यशिका मुझे बताओ, पूर्व पद क्या है और उत्तर पद क्या है? हम्म तो हम्म आश्रित पूर्व पद है और भिक्षु उत्तर पद है। हाँ, आश्रित भिक्षुक। अब मुझे बताओ, भिक्षुक यत ये शब्द, इस शब्द का अपना लिंग क्या है? है तो हम एक वचन लगाएंगे कि बहुवचन लगाएंगे? बहुवचन। हाँ, तो हमने कहा भिक्षुका, ठीक है। भिक्षु का अब आश्रित हाँ उसी का एडजेक्टिव आश्रित है, तो आश्रित का रूप क्या होगा? आश्रिताः तो आश्रिता भिक्षुका। तो इस प्रकार से अब हम लिखेंगे, पर सर यहाँ पे आश्रिता। द्वितीया आएगी ना। अरे द्वितीया वहां पर नहीं आएंगे बेटा। द्वितीया शुरुआत में ही देखो मैंने क्या लिखा था। यत शब्द को द्वितीया होती है, यत शब्द को। ओके सर। हाँ सर। पूर्व पद और उत्तर पद को द्वितीया नहीं है। अब आगे लगना हाँ है सर। यत और तत्। अब इस यत शब्द को द्वितीया लगाओ। यान हम्म फिर से बोलो। यान। हाँ, तो देखो यहाँ पर यह गलती हो रही बेटा तुम्हारी कि यत का जो लिंग होता है, लिंग और वचन, वो अन्य पद के अनुसार ही होता है, यानी मंदिर के अनुसार। हाँ सर। तो हाँ यन यम यम यम, यम। हाँ बेटा, मंदिर शब्द पुल्लिंग यम का है क्या? मंदिर, शायद। अरे मंदिरम लिखा हुआ है ना नपुंसक लिंग में। तो सर यथ यत बिल्कुल सही, यत। ओके सर। और तत् शब्द का रूप क्या होगा? ये तो पूरी तरह मंदिर जैसा ही होता है। सर हाँ बिल्कुल सही, तत्। तो आश्रिता भिक्षुका यत तत् मंदिरम। देखो बच्चों, मंदिरम किम मंदिरम, तो तत् मंदिरम वह मंदिर। तत् यानी कौन सा मंदिर? तो आश्रिता भिक्षुका यत तत् मंदिरम, यानी आश्रय लिया है भिखारियों ने जिसको, वह मंदिर। समझे? हाँ सर। हाँ सर। चलो स्वर्णिम जी, स्वर्णिम है क्या मीटिंग में? चलो भूमि, भूमि सुन रहे हो? हाँ सर। देखो ये है किला, फोर्ट। और इस किले पर बहुत सारे सैनिक हैं।
लड़ाई करके आ गए और भाग गए, और भागते भागते ये सैनिक किले के अंदर चले गए। तो इनके जो दुश्मन सैनिक है ये इन पर हमला नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं इनके दुश्मन सैनिक? क्योंकि ये सैनिक किले के अंदर है। समझ गए तुम? हाँ सर। अब ये सैनिक चूंकि किले के अंदर है, तो बाहर के जो सैनिक है ये उन पर हमला नहीं कर पा रहे हैं, तो इन सैनिकों ने किले का आश्रय लिया है, शेल्टर लिया है। तो अब यहां हमें समास कार्य करना है। आश्रित सैनिकः दुर्गः। बेटा पूर्व पद बताओ। आश्रित और सैनिक। हाँ, आश्रित, सैनिक, उसके बाद यत और तत्। अब मुझे बताओ सैनिक शब्द किस लिंग और वचन में जाएगा? पुल्लिंग। हाँ, पुल्लिंग। वचन? सर आपने जो बताया उसके हिसाब से बहुवचन। हाँ, यहाँ पर इस संदर्भ में बहुत सारे सैनिक है, तो बहुवचन। तो हम इसको लिखेंगे सैनिकाः। अब यह आश्रित शब्द सैनिक शब्द का ही विशेषण है, तो आश्रित का क्या रूप रहेगा? आश्रिताः। आश्रिताः सैनिकाः। अब यत शब्द का लिंग, यान है। सुनो, आश्रित शब्द का लिंग और वचन अन्य पद के अनुसार चलता है। यमी है। हाँ, तो यहाँ पर हमारा अन्य पद दुर्ग शब्द है, तो ये रहेगा पुल्लिंग और एक वचन में। तो ये आगे जाकर बनने वाला है यम। और तत् शब्द, इसका भी पूरा का पूरा जो रूप है यह अन्य पद के अनुसार ही चलता है। तो अब इसका रूप क्या होगा? सह। बिल्कुल सही। तो एक बार पूरा उत्तर पढ़ो बेटा। आश्रिताः सैनिकाः यं सः। हाँ, आश्रिताः सैनिकाः यं सः आश्रित सैनिकः दुर्गः। अब आश्रित सेनः दुर्गः, यशिका तुम्हारे लिए है और संदर्भ वही है, वही किला है। सुनो, लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें, ज्यादा बड़ा नहीं है लेकिन है। वही वाला किला है, वही सैनिक उसके अंदर है, सैनिक भी बदले नहीं है, सैनिकों की संख्या भी बदली नहीं है, और उसी तरह से बाहर उनके दुश्मन सैनिक इंतजार कर रहे हैं, और इन सभी सैनिकों ने पनाह ली है, आश्रय लिया है इस किले में। लेकिन अब पहले हमने क्या कहा था, सबको इंडिविजुअली एड्रेस करके सैनिक ऐसा शब्द लिया था, लेकिन अब हम इन सभी को कलेक्टिवली एक साथ एकत्रित रूप में सेना कहेंगे। सेना। हाँ, अब यही एक छोटा सा ट्विस्ट है। तो पूर्व पद है आश्रित। आश्रित और सेना। सुनो सुनो, आश्रित और सेना, उत्तर पद सेना है, आगे यत शब्द और तत् शब्द। अब यशिका मुझे बताओ सेना शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है। वचन कौन सा है?
प्रथमा एक वचन। हाँ, एक वचन है। अब आश्रित उसका विशेषण है, तो क्या लिंग वचन विभक्ति रहेगी? आश्रित का भी प्रथमा एक वचन रहेगा। हाँ, लेकिन किस लिंग में? स्त्रीलिंग। हाँ, तो आश्रित का स्त्रीलिंग क्या होता है? आश्रिता। आश्रिता। हाँ, आश्रिता सेना। आश्रिता सेना, बिल्कुल सही। अब यहाँ पर हम इनको नीचे लेते हैं। आश्रिता सेना। अब यत शब्द बताओ, यत शब्द सेना के अनुसार चलेगा कि हमारे अन्य पद के अनुसार चलेगा? अन्य पद। हाँ, अन्य पद का लिंग क्या है? पुल्लिंग। हाँ, तो यत शब्द जाएगा पुल्लिंग में। दुर्गा शब्द का वचन कौन सा है? सर, प्रथमा एक वचन। लिंग लिंग मैंने लिंग पूछा दुर्गा शब्द का। ये सर वाला दुर्ग पुल्लिंग। पुल्लिंग पुल्लिंग है और वचन एक वचन है। तो यत शब्द का भी लिंग हाँ। और वचन पुल्लिंग और एक वचन होगा, लेकिन इसकी विभक्ति कौन सी होंगी? तो इसकी विभक्ति होंगी द्वितीया। क्यों द्वितीया? क्योंकि पूर्व पद में श्रित ये शब्द है, इसलिए इसकी विभक्ति बनेगी द्वितीया। तो यत शब्द की पुल्लिंग एक वचन में द्वितीया क्या है? यम। यम। और अब तत् शब्द, तत् शब्द का रूप क्या होगा? सर सा। सा नहीं होगा। सा क्यों नहीं होगा? क्योंकि यत शब्द किसके अनुसार चलता है? अन्य पद। अन्य पद क्या है यहाँ पर? दुर्गा। सर इसके अंदर आएगा। नहीं, सुनो सुनो, यहाँ पर सह ही आएगा, क्योंकि ये जो हमारा सह चल रहा है, ये सह सेना को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये इस दुर्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है। सह दुर्ग, वह किला। कैसा किला? तो पनाह लिया है सेना ने जिसको, वह दुर्ग। हाँ सर। ठीक है, तो सर आश्रित है सेना जिसको, वह दुर्ग। यत दुर्गा को रिप्रेजेंट कर रहा भी हाँ, दुर्गा। यत सुनो, यत और तत् ये दोनों भी दुर्गा को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ओके सर। यत शब्द और तत् शब्द दोनों भी दुर्गा को यानी अन्य पद को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बस यत शब्द की विभक्ति अलग होती है और तत् शब्द उसी विभक्ति में होता है जिसमें अन्य पद होता है। एक बार पुनः मैं आप लोगों को समझाता हूं, बच्चों ध्यान से सुनो। हमारे पास क्या है? पूर्व पद है, उसके बाद उत्तर पद है, उसके बाद यत है और तत् है। ठीक, अब यत और तत् ये दोनों भी अन्य पद के आदमी होते हैं। अब तत् शब्द की जो विभक्ति है, विभक्ति, वचन और लिंग, ये सब कुछ अन्य पद के हिसाब चलता है। और यत शब्द का भी वचन और लिंग ये भी यत शब्द के अनुसार ही चलता है, यानी अन्य पद के अनुसार। लेकिन इसकी जो विभक्ति होती है, ये विभक्ति अलग होती है, ये सिचुएशन पर अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती है। तो इसको द्वितीय विभक्ति कब लगती है, ये हम आज के पाठ में पढ़ रहे हैं। आज के पाठ में हमने क्या पढ़ा कि द्वितीय विभक्ति कब होती है, तो वो नियम यहां पर लिखा है। श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त और आपन्न, ये शब्द यदि पूर्व पद में मिले, कहा मिले? पूर्व पद मिले, तो यत शब्द की जो विभक्ति है वो द्वितीय होती है। ये अब तक हमने सीखा। चलो अगला उदाहरण मैं समझाता हूं आप लोगों को।
अगला उदाहरण है आश्रित भक्ता देवी। एक कोई देवी का मंदिर है, जैसे कि वैष्णो देवी है, या फिर हमारे महाराष्ट्र की तुलजा भवानी देवी है। वे देवी के आपने फोटो सुनी होंगे, तो इसी तरह के फोटो रहती है। और भक्त लोग देवी के शरण में जाते हैं, आश्रय में जाते हैं। ये कंडीशन है अब यहाँ पर। बच्चों समझ में आ गई बात आप लोगों को? तो किसकी बारी थी अब? भूमि की बारी थी ना? हाँ, तो भूमि चलो बताओ, पूर्व पद और उत्तर पद बताओ। आश्रित भक्त। पूर्व पद है आश्रित भक्त, ठीक। और आगे हमें लगाना है यत और तत्। अब मुझे बताओ, भक्त शब्द का कौन सा लिंग वचन रहेगा यहाँ पर? पुल्लिंग। और प्रथमा प्रथमा, बहुवचन। हाँ, पुल्लिंग और बहुवचन लगेगा। तो भक्त का पुल्लिंग में बहुवचन क्या होता है? भक्ताः। भक्ताः। अरे भागता लिखा मैंने, भक्ताः। अब ये जो आश्रित है, ये भक्त का ही विशेषण है, तो इसका रूप क्या होगा? आश्रिताः। आश्रिताः। आश्रिताः भक्ताः। अब यत शब्द, बताओ। अब यत और तद, ये दोनों भी अन्य पद के अनुसार चलते हैं। अन्य पद यहाँ पर देवी है, तो इन दोनों का लिंग क्या होगा बच्चों? स्त्रीलिंग। हाँ, इन दोनों का भी जो लिंग है वो स्त्रीलिंग होगा। और वचन क्या होगा? एक वचन। एक वचन होगा। तो दोनों भी लगेंगे स्त्रीलिंग और एक वचन में, लेकिन दोनों की विभक्ति अलग अलग होंगी। पहले बताओ, यत शब्दों को कौन सी विभक्ति लगेंगी? द्वितीया। हाँ, द्वितीया। वो द्वितीया क्यों लगेंगी? क्योंकि यहाँ हमारे पूर्व पद में आश्रित यह शब्द है, इसीलिए यहाँ इसको द्वितीया विभक्ति लगेंगी। तो यत शब्द की स्त्रीलिंग के एक वचन में द्वितीया क्या होती है? यत शब्द का टेबल बोलो। या, ये, यहाँ, याम, ये, यहाँ, या, याभ्याम, याभिः। हाँ, चलो क्या था वो बताओ एक बार। याम, याम, बिल्कुल सही, याम। आश्रिताः भक्ताः याम। और तत् शब्द की जो विभक्ति है वो और अन्य पद की विभक्ति दोनों सेम रहती है। तो देवी शब्द यहाँ पर प्रथमा विभक्ति में है, तो यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति आएगी। तो तत् शब्द स्त्रीलिंग के एक वचन में कौन सी विभक्ति है? क्या रूप बनेगा? सा। सा, बिल्कुल सही। तो भूमि एक बार पूरा उत्तर पढ़ो, एक बार पूरा उत्तर पढ़ो। आश्रिताः भक्ताः याम सा। आश्रिताः भक्ताः याम सा आश्रित भक्ता देवी। यानी आश्रित है भक्त जिसको, वह देवी आश्रित भक्ता देवी। हाँ बोलो बेटा, क्या प्रश्न है? सर, यद और यद अलग रहते हैं। हाँ, अच्छा सवाल पूछा तुमने। ओरिजिनली यद ये शब्द करेक्ट है, ठीक है। ओरिजिनली यद यही शब्द है, लेकिन आप विकल्प से संधि के कुछ नियमों की वजह से यद की जगह पर यत भी कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलता है। दोनों भी एक ही चीज है, ठीक है। तो उनके टेबल भी सेम है ना? हाँ, पेपर में भी कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों भी सेम ही रहेंगे। लेकिन जब मैं आप लोगों को कहता हूं कि आपको अगर कहीं लिखना है यत शब्द, तो आप लोग ये वाला यत ही लिखें जो तकारांत दिख रहा है आप लोगों को,
आप इसको लिखना टालें। इसके पीछे वजह है, मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा कभी। चलो, तो आज कुल मिलाकर हमने 6 उदाहरण देखे। अगले पाठ में हम और 6 उदाहरण देखेंगे। मुझे लगता है इतना ही आप लोगों के लिए आज काफी मेंटल एक्सरसाइज हो गई है। तो अब मुझे बताओ, और 6 एग्जाम्पल आप लोग खुद से करोगे या मुझे ही क्लास में एक्सप्लेन करने पड़ेंगे? आप चाहो तो मैं आप लोगों को एज ए होमवर्क को दे सकता हूं। बताओ, खुद से करना चाहोगे उनको? करके देखो एक बार, सर पेपर करके देखो। चालू है। क्या? सर पेपर चालू है और मतलब होमवर्क भी मिला है दूसरा पेपर अच्छा अच्छा, ठीक है। का। तो नेक्स्ट क्लास में मैं खुद ही एक्सप्लेन कर दूंगा उनको। चलो, हाँ मिलते सर। हैं अगले पाठ में। सर किस चीज को हाँ, किस चीज को एक्सप्लेन करोगे? मैं क्लास से लीव हो गई थी। मैं एक काम करता हूं, आपको वो दे ही देता हूं। ये अगले 6 एग्जाम्पल है, इनको आप हल करके देखना कल तक। अगर आपसे हुआ तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद आप लोगों को कल के पाठ में इनको एक्सप्लेन करके दूंगा। ठीक है, आप इसका ओके स्क्रीनशॉट ले सर। लो। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, लिया? स्क्रीनशॉट लिया बच्चों? हाँ सर। चलो, तो इन एग्जाम्पल को हम कल के, चलो बाय बाय। बाय।